हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट 1 का सारा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें टॉर्क और उसमें एसएचएम का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैट 2 में हम लोग इंटर कर रहे हैं, है ना। और फिर से तो जो कहानी पहले का हुआ था उस इलेक्ट्रोस्टैट 1 में आई थिंक आप लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। जो आपका असाइनमेंट मिला आप उसको सॉल्व करके, है ना, जो डाउट होगा आप भेजोगे, हम लोग नहीं हुआ तो उसका एक सेपरेट लेक्चर भी बना लेंगे, ठीक है ना। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैट 2 नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि जो ये चीज़ पार्ट है ना थोड़ा सा कम्प्लीटली डिफरेंट है उससे, ठीक है ना। है इलेक्ट्रोस्टैट का ही पार्ट लेकिन थोड़ा सा कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसीलिए इसका नाम हम इलेक्ट्रोस्टैट 2 दिए, ठीक है ना। चलो तो ठीक है, समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैट 2 का, है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है हमारा, अगर तुमसे एक बात पूछे कि अगर तुमको बोले कि एरिया क्या है, ठीक है ना। एरिया क्या है मतलब क्या स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि एरिया क्या है स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अभी तक आप यही जानते हो कि एरिया क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है ना। क्योंकि आप इसके डायरेक्शन के बारे में अभी तक नहीं जाने होंगे, है ना। इस चैप्टर में हम एरिया को कंसिडर करेंगे एज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एरिया को कंसिडर करेंगे एज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल दिए तो इसके पास क्या होना चाहिए, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना। और प्लस क्या होना चाहिए, इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं और किसी एरिया को हम उसको एरिया वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो सब चीज़ हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये बात सुनो कि अगर तुमको एक रेक्टेंगल देते हैं, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल देते हैं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइन कर देते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका वाई कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये हमारा ओरिजिन है, इसका लेंथ दिया हुआ है एल, है ना, और इसका ब्रेथ दिया हुआ है तुम्हारा बी, ठीक है। इस तरह का सिस्टम हमारे पास है। इस एरिया का अगर हम मैग्नीट्यूड बोले तो तुम क्या बोलोगे, सिंपल सा रेक्टेंगल है, इसको अगर ए से लिखते हैं तो तुम क्या बोलोगे, ये एल इंटू क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। अब इसको समझना कि इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे। तो इस लेंथ को और ब्रेथ को दोनों को हम लिख रहे हैं इसको वेक्टर का फॉर्म में। देखो कैसे, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ओ है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मान लो ये पॉइंट मार्क कर रहे हैं, क्या ये ए मार्क कर रहे हैं, ये बी मार्क कर रहे हैं और ये सी मार्क कर रहे हैं, यहाँ ओ है। इस डायरेक्शन में अगर हमको पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर हमको लिखना होगा पोजीशन वेक्टर तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ सी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर हो गया ओ ए वेक्टर, इधर क्या हो गया, ओ सी वेक्टर, है ना। अगर तुमसे हम पूछे कि ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ सी वेक्टर क्या होगा, ठीक है, ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ सी वेक्टर क्या होगा। एक बात देखो, ओ ए वेक्टर को तुम क्या लिख सकता है, अगर हमको लिखना होगा ओ ए वेक्टर तो हम ओ ए वेक्टर को ये भी लिख सकते हैं एल, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना हुआ एल, और इस डायरेक्शन में इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो ये ओ ए वेक्टर कितना लिख सकते हैं हम लोग, एल इंटू आई कैप, ठीक है। सेम तरह से अगर हम ओ सी वेक्टर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी इंटू क्या जे कैप, ठीक है ना। तो अगर तुमसे हम बोले कि ओ ए क्रॉस ओ सी कितना होगा तो तुम क्या बोलोगे, एल आई, है ना, और एल आई क्रॉस क्या लिख बोलोगे, बी जे बोलोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बी, यहाँ लिखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, एल इंटू क्या हो गया, बी, और देखना बढ़िया से क्या बोल रहे हैं,
ये हमारे पास क्या है, आई क्रॉस जे, क्या है ये, आई क्रॉस जे है। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के वेक्टर होता है ना, के कैप होगा, ठीक है। तो इसका ओ ए क्रॉस ओ सी को हमने क्या लिख दिया, एल क्रॉस बी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखना ध्यान ध्यान से कि इसी को हमने क्या किया है, वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश किया है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, एल इंटू बी है, और इसका डायरेक्शन क्या है, के कैप है। तो एल इंटू बी का मतलब क्या हुआ, इस रेक्टेंगल का एरिया हुआ, है ना। एल इंटू बी क्या हुआ, इसका एरिया हुआ, जिसको हमने क्या बोला है, ए बोला है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए, और यहाँ क्या है हमारे पास, के कैप है। इसका मतलब कि कोई भी वेक्टर लिख रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय उसके अलोंग क्या लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, ए वेक्टर। तो देखो तो ये जो हमारे पास एरिया था, इस एरिया को हमने किसके फॉर्म में लिखा, वेक्टर के फॉर्म में लिखा। वेक्टर इज इक्वल टू क्या, उसका मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। बट वो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है हमारे पास, समझना ध्यान से, कि अगर ये वाला आई था, ये वाला जे था, तो फिर से क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ये आई क्रॉस जे क्या होगा, के आ रहा है जो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर आ रहा है ना। क्या आ रहा है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर आ रहा है। तो हम एनालाइज क्या किए कि एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी हम एज्यूम किए हैं इसको, जिसका मैग्नीट्यूड तो हम सिंपल जैसे जानते हैं लिख लिए, है ना। डायरेक्शन की बात कहा जाए, अगर हम इसके डायरेक्शन की बात कहें तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्या आया, इस सरफेस से परपेंडिकुलर आया। देखो बढ़िया से, इधर आई था, इधर जे था, तो इसके परपेंडिकुलर क्या आया हमारे पास, के कैप आया, है ना। तो इसको हम अगर इसको चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई एन कैप, ठीक है। जहां पे एन कैप को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एरिया, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू का एरिया, ठीक है ना। सब कुछ एकदम बारीकी से समझना, कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है ना। हर चीज़ को तुमको समझा रहे हैं। तो एरिया क्या हो गया हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय क्या, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एरिया। नॉर्मल टू एरिया का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल टू सरफेस एरिया बोल दो, नॉर्मल टू एरिया का मतलब वहाँ क्या हुआ, सरफेस एरिया, ठीक है ना। मतलब कि जब भी, इसका मतलब कि जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है ना। डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन क्या किधर होता है इसका, परपेंडिकुलर टू क्या होता है, सरफेस, परपेंडिकुलर टू क्या होता है, सरफेस। एक और बात देखो तो यहाँ पे, अगर परपेंडिकुलर टू सरफेस की बात करते हैं तो अभी हमने क्या लिया था, ओ ए क्रॉस ओ सी लिया था। तो हमारे पास ओ ए क्रॉस ओ सी किए तो हमारे पास बाहर की तरफ आया था, तो आई क्रॉस जे आया था। अगर हम ओ सी क्रॉस ओ ए करते, ओ सी क्रॉस ओ ए करते तो हमारे पास यहाँ क्या आता, पहले ये वाला आता, जे वाला आता, फिर आई आता। तो जे वाला आता तो हम इसको ऐसे करते, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये थंब मेरा कहाँ जाता, अंदर जाता। तो यहाँ पे क्या आता मेरे पास, माइनस आता। अगर यहाँ पे माइनस आता, लेकिन क्या होता, डायरेक्शन अभी भी क्या है, सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू सरफेस अगर बोले तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी सरफेस से परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, और अगर अंदर की तरफ जाए तो ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। दोनों का दोनों क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास डायरेक्शन दो आया, सरफेस से परपेंडिकुलर, आउटवर्ड भी आया और इनवर्ड भी आया, है ना। परपेंडिकुलर क्या क्या आया हमारे पास, आउटवर्ड भी आया और क्या आया हमारे पास, इनवर्ड भी आया। तो आपको जो सही लगता है आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सा बात बोल रहे हैं, एक यहाँ पे कोई एरिया होगा, ठीक है, ये कोई एरिया है, और अगर तुमको इस प्लेन में है, ठीक है, इस बोर्ड के प्लेन में है, तो इसमें अगर हमको एरिया वेक्टर बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, इस
सरफेस से परपेंडिकुलर एक हमको वेक्टर चाहिए होगा जिसको हमने बोला एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा ए, तो हम क्या लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाई क्या ए एन, सॉरी एन कैप, ठीक है। और चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं ए माइनस ए एन भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीज लिख सकते हैं। एक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ आउटवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ इनवर्ड, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन करो तो और समझते हैं बढ़िया से, और कौन सा समझते बढ़िया बढ़िया समझते हैं। मतलब हमने क्या सीखा, एरिया क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसको एज्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ प्लेन सरफेस है तो उसका इनवर्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है आउटवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कोई भी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं एज्यूम कर सकते हैं, है ना। अब तुमको इसी में बोले कि अभी तक किसकी बात कर रहे थे, प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे। अब हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस, ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इसका हम तुमको बोले कि एरिया क्या है ए है, ठीक है। इसका एरिया क्या बोले तुमको ए है। अब इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। यहाँ पे तुमको सपोज करो कि इस पॉइंट पे तुमको बनाना है एरिया वेक्टर, ठीक है। तुमको बताना है एरिया वेक्टर। तो चूंकि इस सरफेस पे हम तुमको क्या बोले कि सरफेस से परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है एरिया वेक्टर होता है, ठीक है ना। सरफेस से परपेंडिकुलर जो होता है क्या होता है वो एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे डायरेक्शन में आएगा हमारे पास, यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे डायरेक्शन में आएगा हमारे पास, ठीक है ना। क्योंकि हर एक का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो छोटा सा जो एलिमेंट होगा, इसका छोटा सा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा डीए होगा। क्यों, क्योंकि यही डीए मिलके क्या बना होगा पूरा ए बना होगा, ठीक है। यही डी के मिलके क्या बना होगा ए बना होगा। तो मतलब कि स्फेरिकल सरफेस पे हमको किसी पॉइंट पे अगर हम सरफेस एरिया वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, कितना एलिमेंट लेंगे डीए लेंगे, और उसके अलोंग क्या करेंगे एक हम वेक्टर लिख देंगे, जिस वेक्टर का नाम हम क्या बोले डीए वेक्टर बोले। क्या नाम बोले उसका, हम डीए वेक्टर बोले। तो फिर से डीए वेक्टर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड डीए लिखेंगे। और मान लेते हैं इस डायरेक्शन में तुम्हारा जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है एन कैप आ रहा है, तो तुम क्या लिखोगे एन कैप, ठीक है ना। यहाँ लिखना होगा तो ऐसे लिख लेंगे, अगर यहाँ लिखना होगा, ठीक है, यहाँ लिखना होगा तो भी ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग। हर एक पॉइंट पे अगर हमको लिखना है तो डीए वहाँ का मतलब सरफेस एरिया छोटा एलिमेंट का, और उसके परपेंडिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलर हम क्या लिखेंगे एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर्फेस एरिया वेक्टर। अगर इसकी बात कहा जाए तो थोड़ा सा समझ लो इसका नाम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं ना एलिमेंटल सरफेस एरिया वेक्टर, एलिमेंटल सरफेस एरिया वेक्टर, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अच्छा इसी में एक और बात करूं, अगर तुमको हम बोले कि ये एक सर्कल है, सर्कल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका रेडियस मान लो कि r है, ठीक है। और ये वाला मान लो एक्स वाई प्लेन में है, इधर मान लो कि एक्स है और इधर क्या है तुम्हारे पास वाई है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा जेड होगा। अब इसको हमको लिखना होगा एरिया वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे पाई आर स्क्वायर, कितना लिखोगे पाई आर स्क्वायर इनटू क्या, ये एक्स हो चुका है ये वाई हो चुका है, तो परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर क्या होगा के होगा, के प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो एरिया वेक्टर लिख दिए, है ना। तो आई थिंक अब हमको लगता है कि तुमको एरिया का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है जिस चैप्टर का वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है।
है ना, इसको लिखते हैं हम लोग फाई से। नोटेशन क्या होता है इसका, फाई होता है। इस चैप्टर में दो चीज हमको पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक क्या पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है, ठीक है। इसी दो टर्म पे हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी दो वर्ड पे मतलब वर्ड पे तुम्हारा क्या होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देखो फ्लक्स एक जनरल टर्म है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक और स्टार मार्क बात बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से। ये चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे ये वाला पार्ट होगा ना, टोटल का टोटल पार्ट कॉपी होगा तुम्हारा मैग्नेटिक में। तुमको 12th में मैग्नेटिज्म में पढ़ना है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा करंट के बाद हमारा एक मैग्नेटिज्म चैप्टर है, जो कि वो भी बहुत लंबा चैप्टर होता है, ठीक है। मतलब कम से कम 20-22 ऑलमोस्ट क्लासेस का तुम्हारा वो लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा कंप्लीटली क्या होता है, कॉपी होता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वहाँ आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे आया तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो वहाँ पे आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। इस तरह से टोटल चीज़ के क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट सब कुछ, सिर्फ क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ क्या होता है सेम रहता है। इसलिए बोल रहे हैं कि ये वाला चीज जो कंप्लीट पार्ट है ना, उसको बढ़िया से समझना, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लक्स वर्ड है एक बहुत जनरल वर्ड है। इसका मीनिंग हमने क्या बोला, इसका मीनिंग हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, किसी भी सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा वही क्या देता है, हमारा मेजरमेंट किसका देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट देता है, ठीक है ना। मतलब अगर हम नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि अगर ये नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, ये नंबर की बात कर रहा है। नंबर की बात करेगा तो क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमको डिफाइन करना है। एक तो हम ये डेफिनेशन समझ लिए, ठीक है, एक डेफिनेशन ये समझ लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। समझो। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे तुमको बोले कि यहां से ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर ये लाइन यूनिफॉर्म है ना, स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यही क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी है, ये जितना दिखा रहे हैं क्या, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी है, और यही क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। अब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में देखना कैसे डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ये सरफेस है,
ये सरफेस ना इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, ये बात समझ लो, ठीक है। लाइंस क्या हो रहा है, ये लाइंस ऐसे जा रहा है और ये वाला क्या है, जो सरफेस बना है वो क्या है, इससे परपेंडिकुलर है। नाम ही क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। अभी की बात कर रहे हैं कि जितना लाइंस होगा ये सारा का सारा इसलिए पास करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या डिफाइन किए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया को हमने क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर एस हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, फाई को क्या हम लिख सकते हैं, E इंटू एस लिख सकते हैं ना। फाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, E इंटू एस। देखो यहाँ पे कि हमने क्या किया, फ्लक्स को किससे रिलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया। डिफाइन कैसे किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिफाइन किए हैं, कैसे डिफाइन किए हैं, है ना। यहाँ पर लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया मतलब पर यूनिट सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। सरफेस एरिया की ही बात कर रहे हैं, पर यूनिट सरफेस एरिया। पर यूनिट सरफेस एरिया बोला ना, एक काम करो, इस पे और एक और वर्ड यूज करो, पर यूनिट नॉर्मल एरिया लिखो, पर यूनिट नॉर्मल एरिया, ये परफेक्ट वर्ड होगा, पर यूनिट नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया का मतलब देखो तो क्या हुआ कि ये वाला लाइन था और ये इस लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल एरिया हुआ ये वाला क्या हुआ, हमारा नॉर्मल एरिया हुआ। इसलिए हमने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया को हमने क्या डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बात समझना ध्यान से, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है कि कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं। अभी ये सरफेस क्या था, परपेंडिकुलर था। अगर ये सरफेस ऐसे होता, ये सरफेस क्या होता, ऐसे होता, तो ये अभी नॉर्मल नहीं है। अभी क्या है, समझना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि अभी मेरे हाथ को देखो, ये चौक को देखो, ठीक है। अभी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट नॉर्मल एरिया डिफाइन किया, पर यूनिट नॉर्मल एरिया डिफाइन किया। अब ये वाला जो परपेंडिकुलर था, अब ये इंक्लाइंड है। जब ये इंक्लाइंड है तो हम क्या बोलेंगे, हमको तो कौन सा एरिया चाहिए, इससे परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, तो ऐसा फिगर बना रहे हैं, ये वाला जो बता रहे हैं तुमको हम, है ना। अभी क्या था, ये क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं इसका, तो ये हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर था। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा था, ये वाला 90 डिग्री। ये हमारा हाथ का क्रॉस सेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है पूरा, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये वाला लाइंस क्या हो गया, इनक्लाइंड हो गया। ये वाला लाइंस क्या हो गया, इनक्लाइंड हो गया। तो अब जो लाइंस है, ये लाइंस इससे, ये क्या है, ये लाइंस इससे परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। ये लाइंस इससे परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, थीटा बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। तो इसका कौन सा कंपोनेंट इससे परपेंडिकुलर होगा, समझना से क्या बोल रहे हैं। ये जो सरफेस एरिया बना, इसका दो कंपोनेंट होगा ना, एक कौन सा होगा, ये वाला एस कॉस थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, एस कॉस थीटा, है ना। और यह कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एस साइन थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, एस साइन थीटा। तो हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। नॉर्मल कौन सा एरिया हमारे पास है, एस कॉस थीटा। ये तो क्या है, इसके पैरेलल है ना, लाइंस के क्या है, ये पैरेलल है, तो इससे हमारा मतलब है नहीं। मतलब किससे, हमको कॉस थीटा वाला से मतलब है। इसका मतलब कि अगर हमको यहाँ पे डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी थीटा एंगल पे, तो हम क्या बोलेंगे, क्या डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, फ्लक्स। अब बाई क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्मल एरिया कितना होगा मेरे पास, एस क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। कितना होगा ये, एस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना है तो फाई क्या लिखेंगे, देखो तो ई एस क्या लिखेंगे हम लोग,
कॉस थीटा, फाई कितना लिखेंगे ई एस कॉस थीटा। ये बात कहानी बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान सुनना। हम क्या बोल रहे हैं, ये तुमको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया की बात करें तो हम सिंपली डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस बता रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया किसके टर्म में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, पर यूनिट नॉर्मल एरिया, है ना, मतलब फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्या, नॉर्मल एरिया। अब नॉर्मल एरिया की बात करें तो सिंपली हम फ्लक्स क्या लिख दिए, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से लिख दिए। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सरफेस एरिया जो है इस लाइंस के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो क्या हुआ, हमें किससे मतलब है, जो इसके नॉर्मल एरिया है उससे मतलब है। मतलब अगर मान लो ये थीटा बना रहा है तो इसका कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, इधर कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। पैरेलल से मतलब नहीं है ना, क्योंकि जो नॉर्मल है उससे मतलब है। तो हमने क्या लिखा, ई को फाई बाई क्या लिख दिया, एस कॉस थीटा। फाई क्या हमारे पास आया, ई एस कॉस थीटा, ठीक है। फाई क्या हमारे पास आया, ई एस कॉस थीटा। अब समझो कहानी क्या हो रहा है। अब सेम तरह से जैसे हम लिखते थे ना ए बी कॉस थीटा, तो ए बी ए डॉट बी को क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा। सेम तरह से बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई एस कॉस थीटा तुम्हारे पास आ रहा है ना, क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ई एस कॉस थीटा आ रहा है। तो तुम क्या लिखोगे, फ्लक्स को क्या लिखोगे बोलो तो, फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई एस कॉस थीटा लिखे हम लोग यहाँ पे, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, ई डॉट एस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया, जो कि क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान सुनना, बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर है। क्या ये सरफेस एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और जो ये थीटा था, ये थीटा था, थीटा क्या था हमारे पास, थीटा इज एंगल बिटवीन किसके किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एस वेक्टर। एस वेक्टर क्या, सरफेस एरिया वेक्टर। समझ आ रहा है ना, नॉट सरफेस एरिया, कंफ्यूज मत होना। जो एस है, एस वेक्टर है, सॉरी थीटा जो है वो किसी किसी एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया का नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर में क्या होगा, सरफेस एरिया वेक्टर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से देखो तो क्या समझ आता है, दो यहाँ पे केसेस हम लिख सकते हैं। एक क्या कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना, इसका मतलब कि तुमसे हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में कितना एंगल है, तो क्या बोलोगे, 90 डिग्री होगा ना। अगर एरिया, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो अगर इसके में एंगल 0 बनेगा तो उससे सरफेस एरिया कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो यहाँ पे cos 0 मतलब क्या, फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, E इंटू क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे थीटा सॉरी इफ थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, थीटा इक्वल क्या हो गया, 90 डिग्री, तो cos 90 कितना 0, इसका मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। इस केस में क्या है, सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है, सरफेस क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, और इस केस में क्या है, सरफेस क्या है यहाँ पे, पैरेलल है, ठीक है ना। मतलब क्या समझ आता है, एक और बात सुनो ध्यान से, तुमको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिखाएं, तुमको हम क्या बोले कि फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस एरिया। तो ये देखो, इसको बढ़िया समझो, इस फॉर्म पे ये लाइंस जा रहा है, अभी ये लाइंस क्या है, अभी ये लाइंस क्या है, इससे परपेंडिकुलर है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर हुआ तो कितना आया हमारे पास, E इंटू एस आया। जब अगर ये सरफेस से पैरेलल हो जाए, मतलब ये लाइन ऐसा हो जाए, देखो ये पैरेलल हो गया ना, ये लाइन ऐसे जा रहा है ना, और क्या हुआ इसका, सरफेस से, ये सरफेस है, ये सरफेस से क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया।
तो अभी इससे कोई फ्लक्स जा रहा है क्या? इससे कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। कब हुआ? जब सरफेस क्या हो गया? पैरेलल। तो नंबर ऑफ लाइंस इससे पास ही नहीं कर रहा है ना, तो क्या हो गया? फ्लक्स 0। यहाँ से क्या हो रहा है? सारा का सारा लाइंस पास कर रहा है, तो कितना हो गया? E इंटू एस। बात समझ में आ रही है बढ़िया से? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बढ़िया से? क्या बोल रहे हैं? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चलो ये नोट डाउन करो और आगे सीखते हैं हम लोग, और आगे सीखते हैं। नोट डाउन करो। और आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। ये एक सर्कल है, ठीक है ना? ये एक सर्कल है, इसका रेडियस कुछ होगा, ठीक है? इसका रेडियस कुछ होगा, मान लेते हैं r होगा। r का वैल्यू ले लो, दे दिया तुमको 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? r का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब लाइंस जो है ऐसे पास करा, देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है? इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, जो कि इस सरफेस है, किससे बना रहा है? ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस एंगल बना रहा है? सरफेस से कितना एंगल बना रहा है? मान लो ये बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना? कितना एंगल बना रहा है? ये 30 डिग्री बना रहा है। तो तुमसे पूछा कि फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया, ठीक है? मतलब इस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो तुमको निकालना है। बस ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनो यहाँ से कि ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। लेकिन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर में क्या होगा? सरफेस एरिया वेक्टर होगा। अगर इसके परपेंडिकुलर में होगा, इसका मतलब कि अगर ये सरफेस एरिया से बना रहा है 30 डिग्री, तो सरफेस एरिया वेक्टर से कितना बना रहा होगा? ये 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा होगा यहाँ पे? 60 डिग्री। यही कंसेप्ट था, इसलिए क्वेश्चन करने का मतलब था फ्लक्स हमारे पास क्या होता है? ई डॉट एस होता है, या क्या लिख सकते हैं इसको हम? ई एस क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? यही ध्यान देना है कि थीटा किसके एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस एरिया वेक्टर। बट ये थीटा कौन सा दिया है हमको? ये थीटा दिया है हमको सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे 30 डिग्री बन रहा होगा, तो उससे कितना बन रहा होगा? 60 डिग्री, है ना? ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना है तो लिख लो 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, ठीक है? तो हमारे पास ई दिया हुआ है, एस की बात क्या करते हैं? रेडियस दिया हुआ है, तो एस निकल जाएगा, है ना? कितना निकल जाएगा? ये पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से आर तुमको पता है, एस निकाल लोगे, थीटा पता है, ई पता है, वैल्यू पुट करोगे, तुम्हारे ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है? बस कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा रहे हैं तुमको, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। और देखो, और देखो तो अभी जो बात कर रहे थे सारा का सारा क्या कर रहे थे? यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे कि लाइंस क्या हो रहा था? स्ट्रेट पास कर रहा था, ठीक है? लाइंस क्या था? पूरा का पूरा स्ट्रेट पास कर रहा था, है ना? तुमको और इस पर देख लेते हैं। ये क्यूब है, ध्यान समझना,
ठीक है ना। ये क्यूब है और इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से पास कर रहा है, ठीक है। और क्या है ये ई नॉट आई कैप, कितना है ये ई नॉट आई कैप। ई नॉट आई कैप मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इस क्यूब का लेंथ मान लो ए है, मतलब क्यूब है तो सब ए होगा, ठीक है ना, सब क्या होगा ए होगा। हर एक का एरिया कितना होगा, हर एक सरफेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि जब फ्लक्स निकालना है, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड नेट फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये तुमको निकालना है, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो हम क्या करते हैं, नेट फ्लक्स की बात कर रहे हैं, देखो तो ये वाला लाइंस जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये इस सरफेस से, जो इस सरफेस है तुम्हारे पास, इससे इंटर कर रहा है, ठीक है, इससे क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, और इससे क्या हो रहा है, निकल रहा है बाहर, इससे बाहर निकल जा रहा है। तो हमें फ्लक्स निकालना है, तो पहले सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा हमको, हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसका सरफेस एरिया वेक्टर, ठीक है। तो जब भी क्या बोल रहे हैं सुनो, जब भी क्लोज सरफेस हो ना, क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, क्यों क्या है हमारे पास क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस की बात अगर करें और उसके लिए एरिया वेक्टर डिफाइन करना है, ये बात तो पता है कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज आउटवर्ड एज्यूम करेंगे, इसका डायरेक्शन क्या एज्यूम करेंगे, ऑलवेज आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड, ठीक है। इससे है इससे बाहर, इससे है तो इससे बाहर, ठीक है, इससे है तो इससे बाहर, ठीक है, और इससे है तो इससे बाहर, इधर इस डायरेक्शन में। तो ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे जब तुम बनाएगा सरफेस एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर बनाएगा तो ये आएगा राइट से लेफ्ट आएगा, ये लेफ्ट से राइट, ये राइट से लेफ्ट जाएगा। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स लिखना है, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। फ्लक्स होता कितना है हमारे पास, ई डॉट क्या होता है, एस होता है, ठीक है। ई डॉट एस का मतलब क्या हो गया, ई एस क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है। ये फ्लक्स हमको लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, मैग्नीट्यूड कितना लिखा हुआ है उसका, ई नॉट, है ना। अब पॉजिटिव एक्स में है, कितना में है ये, पॉजिटिव एक्स में है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ई नॉट हो गया, एस कितना हमारे पास है, ए स्क्वायर है, इनटू क्या, ध्यान से देखना यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट और इसका सरफेस एरिया वेक्टर किधर है, राइट टू लेफ्ट है, तो दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, थीटा कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री होगा। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 180, कॉस 180 कितना -1, तो ये कितना होगा, ई नॉट क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है, कितना होगा ये, ई नॉट ए स्क्वायर होगा। ये कितना, ये फ्लक्स क्या किया, इन किया, ये फ्लक्स कितना है, इन किया, तो हमने इसका ये ऐसे बनाया, ठीक है। अब इस सरफेस से यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, वहाँ से फ्लक्स अगर निकल रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फाई आउट क्या लिखेंगे, देखो तो फाई आउट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर सेम होगा मैग्नीट्यूड, ये ई नॉट, एरिया यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा यहाँ पे, ये वाला एक अभी भी क्या जा रहा है, डायरेक्शन क्या जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है लेफ्ट से राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, लेफ्ट से राइट, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया हमारे पास 0 डिग्री हो गया। तो फाई आउट जो होगा क्या हो गया हमारे पास, ई नॉट इंटू क्या, ए स्क्वायर कॉस 0, कॉस 0 कितना 1, तो ये हो गया हमारे पास प्लस में ई नॉट ए स्क्वायर, ठीक है ना। और सुनो, इस सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया, इस सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया, 4 सरफेस जो बचा, ध्यान सुनना, बाकी जो 4 सरफेस बचा कौन सा, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये फ्रंट वाला और बैक वाला। तो ऊपर वाले के लिए दिखा देते हैं एक, बाकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर है,
तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, मतलब दोनों बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, एंगल कितना हो गया इसका, 90 डिग्री। तो cos 90 करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, 0। और एक और बात सोचो कि ये सरफेस जब ऊपर की तरफ है, लाइंस ऐसे जा रहा है, तो इससे फ्लक्स पास नहीं करेगा, फ्रंट वाले से बैक वाले से पास इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पास नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर रहा है, मतलब फ्लक्स पास नहीं कर रहा है। तो ये चार सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इतना वो चार सरफेस ऑलरेडी 0 हो गया, इधर से क्या किया, इंटर कितना किया, ये वाला, आउट कितना हुआ, इन कितना किया, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, आउट कितना किया, ई नॉट ए स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, नेट फ्लक्स कितना हुआ, बाकी चार सरफेस में 0 हो चुका है, उसके लिए कितना लिखा हुआ है, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, इसके लिए कितना है हमारे पास, ई नॉट ए स्क्वायर। तो ये भी मिलकर कितना हो गया, 0, कितना हो गया, 0। तो ये पूरा एनालिसिस करने का पर्पस ये था कि हमें समझ में आए कि हमें कैसे लेना है, फ्लक्स कैसे निकालना है, ठीक है। और इसमें एक बहुत मेजर पॉइंट निकल के आया कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, देखो चेंज नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जितना लाइंस क्या होगा, इन करेगा, उतना ही लाइंस क्या करेगा, आउट करेगा। तो जितना लाइंस इन किया उतना ही लाइंस आउट कर गया, नेट फ्लक्स कितना हुआ, 0। मतलब कि क्लोज सरफेस से अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ठीक है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा उसका, 0। ये पॉइंट तुम लोग खुद से लिखेगा इसके नीचे, ठीक है, कि नेट फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस एरिया, नेट फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है, क्या होगा हमारा, 0 होगा। बात समझ आई क्या, कैसे किए, दिख गया बढ़िया से, है ना। और कहानी देखो इसमें, पूरा का पूरा रिसर्च, क्लोज सरफेस की बात बोले ना, मान लो ये सर क्लोज सरफेस, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, ऐसे से पास करेगा, ऐसे यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। देखो तो बढ़िया से, यहाँ से मान लो कोई पॉइंट चार्ज होगा, और पॉइंट चार्ज से क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे से निकल रहा है, ये स्फीयर है, स्फीयर है मतलब क्या है, ये क्लोज सरफेस है, स्फीयर मतलब क्या है, ये क्लोज सरफेस है। तो अभी भी कंसेप्ट वही होगा कि जितना लाइंस इन कर रहा है, देखो तो अगर 4 लाइंस यहाँ की बात करें, 4 लाइंस क्या कर रहा है, इन कर रहा है, निकल कितना रहा है, 4 लाइंस निकल रहा है, तो जितना इन किया उतना क्या हुआ, आउट हुआ। अभी भी यहाँ पे बोलेंगे तो नेट फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे 0, क्लोज सरफेस, ठीक है ना, क्लोज सरफेस से क्या हुआ कि नेट फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है, सेम कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट है जो कि आपको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो क्यूब से क्लोज सरफेस था, हमारा नेट फ्लक्स 0 आ गया, स्फीयर से भी अगर नेट फ्लक्स क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। सब बढ़िया लेवल प्रॉब्लम थोड़ा देखते हैं, थोड़ा और प्रॉब्लम देखते हैं। यही मेरे पास इस तरह से एक्सिस बना हुआ है, ठीक है ना। एक क्यूब यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, एक क्यूब यहाँ रखा हुआ है, ऐसे, जो कि यहाँ से मान लो ए डिस्टेंस पे है, और इसका लेंथ भी कितना है, ए है, क्यूब का लेंथ भी कितना है, ए है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब ए, और कितना ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में रखा हुआ है, ए पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है, अब यहाँ बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म ना होके ये ऐसे है, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब जैसे ये x² i कैप, देखो
ये समझ में आती है तुम लोग वेरी करने का मतलब क्या होता है? देख लो कि अगर ओरिजिन पे बात करेंगे तो x 0 होगा, x 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे 0 है। x इक्वल टू 1 पे बात करें या a पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई नॉट ए स्क्वायर होगा। a इक्वल टू 2a पे बात करें x इक्वल टू 2a पे बात करेंगे तो ई नॉट 2a स्क्वायर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो फ्लक्स अब यहाँ पे क्या होगा 0 नहीं होगा पहली बात, क्योंकि x इज इक्वल टू ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 2 पे कुछ और पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया तो फ्लक्स भी यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, कितना होगा निकाल लेते हैं। तो अभी भी कॉन्सेप्ट वही होगा कि इन वाला निकाल ले आउट वाला निकाल ले, लेकिन एक बात देख लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है x डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स x डायरेक्शन में है इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, फ्रंट वाला सरफेस और बैक वाला सरफेस इससे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अगर इससे परपेंडिकुलर होगा तो उसके लिए तो फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। समझ आ रही है बात। अभी भी हमको किससे मतलब है, जो लेफ्ट वाला फेस है मतलब जो लेफ्ट फेस है वो वाला और जो राइट फेस है उससे मतलब है हमको। तो हम क्या करते हैं कि अंदर जो गया वो वाला निकाल लेते हैं, जो बाहर निकला वो निकाल लेते हैं। तुमसे पूछे कि फ्लक्स इन क्या किया, फ्लक्स इन क्या किया तो तुम क्या बोलोगे? अगर हम फ्लक्स इन की बात बोले, डायरेक्शन बोल दिए क्या है आउटवर्ड है, फिर से यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है फॉर्मूला क्या होता है ई डॉट एस, है ना, और यहाँ पे क्या ई एस कॉस थीटा, क्या होगा ई एस कॉस थीटा। तो इस पॉइंट की बात करें लेफ्ट पॉइंट